हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आईएफएस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। सीएसआर नेट का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ बच्चों ने जो है इस साल बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, खूबसूरत परफॉर्मेंस दिया है सीएसआर नेट की एग्जाम्स में। उसी के साथ साथ बहुत बेहतरीन रैंक के साथ बच्चों ने जो है क्वालिफिकेशन भी किया है। अब यकीनन उनकी जर्नी जो है वो यादगार रही होगी, शानदार रही होगी, क्योंकि ऐसे टफेस्ट एग्जाम को जर्नी में जब आप क्वालिफिकेशन लाते हो, बेहतरीन रैंक लाते हो, तो यकीनन जो है आपका डेडिकेशन, हार्डवर्क, पेशेंस और उसी के साथ साथ मेहनत जो है वो पूरी रंग लाती है। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट से आज हम मिलेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी क्या रही थी, उसी के साथ साथ उन्होंने क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अप्रोच की थी और भी डिफरेंट एग्जाम्स को उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो यकीनन उनसे जो है आपको बहुत कुछ अच्छा जो है वो सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप जो है वो स्ट्रैटेजी के साथ जाओगे। ओके, तो हेलो दोस्त। हाँ सर। नमस्ते सर। थोड़ा लाउडली बोलिए, आपका वॉइस कम आ रहा है। ओके सर। हम्म, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। जी सर, मेरा नाम प्रमोद कुमार सरोज है। मैं यूपी के भदोही जिले का रहने वाला हूँ। मैंने एमएससी प्लांट बायोटेक बीएचयू से किया हूँ। एमएससी करने के बाद सर मैंने सीसैट सीमैप लखनऊ में प्रोजेक्ट पे इंटरव्यू दिया था। मैंने वहाँ 1 साल लगभग प्रोजेक्ट पे काम किया था। उसके बाद कोरोना आउटब्रेक हो गया था, जैसा आप जानते हो कि 2020 में। तो उसके बाद 2020 के बाद मैंने 21 में फिर बीएचयू बॉटनी डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट पे मैंने इंटरव्यू दिया था, फिर यहाँ आ गया था। उसके बाद यहाँ भी 1-2 साल मैंने किया, तो एक्चुअली मेरे पास जेआरएफ था नहीं। तो प्रोजेक्ट सर इतना काम कराते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने के लिए। तो उसके बाद मेरा जेआरएफ नहीं था, गेट था, गेट से नहीं हो पाया, तो इसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो मैंने इमोशन बैच चालू हुआ, तो शायद मुझे यही इसी का बेनिफिट हुआ कि आज मेरे पास आईसीआर जेआरएफ भी है और सीएसआईआर जेआरएफ भी है। ओके, तो आपने आईसीएमआर जेआरएफ को भी क्वालिफाई किया था, उसी के साथ साथ जी सर। सीएसआर नेट जेआरएफ को भी क्वालिफाई जी किया है। सर। तो जी इतने सर। मल्टीपल एग्जाम्स को आपने क्वालिफाई किया है, जैसे आपने गेट को भी क्वालिफाई किया है। जी सर, 2 बार मेरा है गेट। ठीक है, 2 बार गेट को भी क्वालिफाई किया, आईसीएमआर जी सर। जेआरएफ क्वालिफाई किया, सीएसआर नेट जेआरएफ किया। तो प्रमोद जी जी मुझे सर ये आई। बताइए। हाँ, प्रमोद जी मुझे जी ये सर। बताइए कि इतने मल्टीपल एग्जाम्स को आपने क्वालिफाई किया है, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या आपने अलग किया तो आपने मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सके, आपने ऐसा क्या अप्रोच रखी? सर अप्रोच एक्चुअली देखिए सर, इमोशन वैस इज द वास्ट, ये तो आप जानते ही हैं। आई बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक्चुअली सर मैंने आज तक मैंने कोई भी। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ। आज तक मैंने सर कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया प्रिपरेशन सीएसआईआर के लिए। और मैंने इमोशन बैच जब ये चालू किए हैं केसी सर, तो मैंने यही स्टार्ट किया फ्री यूट्यूब से, क्योंकि उतना पैसा अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है। उधर टाइम नहीं मिलता था, जब टाइम मिला तो मैंने इमोशन बैच सर। एक्चुअली देखा जाए तो 23-24 में इमोशन बैच से पढ़ा हूँ। तो वही 2 साल यही पढ़ा, यही प्रिपरेशन किया, तो मेरा इसी सर आईसीएमआर जेआरएफ भी हुआ 9 रंग के साथ। और उसके बाद सीएसआईआर जेआरएफ भी हुआ, इस बार मेरा 108 है, 208। ओके, 208 के साथ आपका सीएसआर नेट जेआरएफ भी हो गए। अब मुझे ये जी बताइए सर। कि इतना बड़ा सिलेबस हमें सीएसआर नेट जेआरएफ का देखने को मिलता है, लगभग 13 जी सर। यूनिट है, अलग अलग तरीके से है, और जैसे आपने बोला कि आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से तो फिर जी आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही इन 12-13 यूनिट को पढ़ने की, किस तरीके से आपने पूरे सब्जेक्ट्स को कवर किया? सर, एक्चुअली 13 यूनिट मैंने पूरा तो नहीं कवर किया, जितना इमोशन बैच में पढ़ाया गया था। इमोशन बैच उतना मैंने सारा पढ़ा, हाँ 13 यूनिट में सभी जितने इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक उतने उसको मैंने पढ़ा था। और मुझे लगता है इमोशन बैच में अगर कोई भी होगा तो सफिशियंट है जेआरएफ करने के लिए। ओके। बाकी सर स्ट्रेटजी यही था पढ़ने का। मैं सुबह एक्चुअली जब उठता हूँ 6 बजे उठता हूँ, अपना फ्रेश होते होते 7 से 8 9 10 7 से 10 2 घंटा सुबह पढ़ता था। और बाकी वही 1 बजे से 4 बजे तक दोपहर पढ़ता था। फिर उसके बाद 1 घंटा मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करता था। उसके बाद रात को वही मैं फिर 2 घंटा पढ़ता, तो वही 7 से 8 घंटा आने एवरेज, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि ओके। उतना ही पढ़ा जाए जितना कैप्चर हो सके, ज़्यादा ओवरलोड हो जाए तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो हो जाता है मतलब नॉर्मली। हाँ सर। और उसी के साथ साथ मुझे ये बताओ कि आपको इंटायर प्रिपरेशन में आपको सबसे इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगी? सर मुझे तो सबसे सही लगता है सर सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग अच्छा लगता है। सेल उसके पीछे सिग्नलिंग कोई विशाल स्पेसिफिक? सर। सर क्योंकि विशाल सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं ना कि उनका
पढ़ाने की स्टाइल भी बहुत अच्छा है, हँसते-हँसते पढ़ाते हैं, मुझे लगता है कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। और बाकी प्रांशु सर भी, तो मुझे तो एनिमल फिजियोलॉजी कभी मैं सोचा नहीं था कि मैं पढ़ूँगा, लेकिन एनिमल फिजियोलॉजी ऐसे उन्होंने पढ़ाया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहा हूँ। जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एनिमल फिजियोलॉजी मैं पढ़ूँगा एनएसएसआईआर के लिए। लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया कि अच्छा हो जाता है उससे भी। ओके, तो ये भी बात बहुत सही बताई आपने, बहुत अच्छी बताई कि आईएफएस की फैकल्टी इस तरीके से पढ़ती है कि आपको ऐसे अलग से पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं होती, आप एन्जॉयमेंट के साथ नहीं, पढ़ लेते हो, ठीक है। जी। तो जैसे आप एंटायर जर्नी की बात करते हैं, तो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा, सोचा जी। होगा, तो फिर इनिशियल स्टेज में आपके क्या मोटिवेशंस रहे थे? मतलब आप क्यों देना चाहते थे सीएसआईआर नेट को या फिर गेट को या फिर आईसीएमआर जेआरएफ? सर एक्चुअली मुझे रिसर्च फील्ड में जाना था, क्योंकि हुँ, मैंने जब एमएससी किया तो मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया, वहाँ भी 1 साल लगभग माइक्रोबायोलॉजी वगैरह में काम किया। तो फिर उसके बाद कोरोना आउटब्रेक हो गया, क्योंकि मैं फिर उधर पढ़ नहीं पाया, क्योंकि सर उधर कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, मतलब ऐसा कुछ। ऑनलाइन तो था, लेकिन मैंने जॉइन नहीं कर पाया, मैं घर फिर चला आया था। और उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू यहाँ दे दिया था, बीएचयू में यहाँ हुआ, फिर यहाँ पे जानते हैं सब प्रोजेक्ट पे काम कराने में मतलब फिर टाइम तो नहीं देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ 1-2 साल यहाँ भी मैंने किया, फिर टाइम नहीं मिला, फिर इमोशन बस जैसे ही चालू हुआ मैंने जॉइन कर लिया। क्योंकि इमोशन बैच में इतने अच्छे से पढ़ाते थे, मुझे नहीं पता था, मैं तो आईएफएस के बारे में जानता भी नहीं था। लेकिन जब से मैं केसी सर का देखा था, पहले एग्ज़ाम मैपिंग करा रहे तो मुझे लगता पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, जिस दिन मैंने जॉइन किया, देखा, तब मुझे लगा नहीं ये तो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। तो मैं तो थैंक यू देना चाहता हूँ आईएफएस सर को, आईएफएस पूरी टीम को, जो कि इतने अच्छे इमोशन बैच को उन्होंने कंडक्ट किया। ओके, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ लाइव इंटरव्यू आपके साथ कॉन्टैक्ट हो पा रहा हूँ। ओके ब्रो, सही है, अच्छा है दोस्त आपका सर के ना। क्योंकि सर अब बहुत लोग की मैं इंटरव्यू देखता था, पता नहीं, सब बोलते हैं कि नहीं फिर यूट्यूब पर लेक्चर से हो जाता है, ये इमोशन बेस से। तो मुझे विश्वास नहीं होता था, ये लग रहा है झूठ बोलते हैं क्या? लेकिन आज मैं भी ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सही बात है कि मैं भी फ्री यूट्यूब से पढ़ के भी इमोशन बैच का भी मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो ये तो मुझे खैर बहुत आज बात खुशी हो रही है। सही है। तो मुझे ये बताओ कि जैसे प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं और अब पढ़ना जी। शुरू करते हैं, तो कुछ समय के बाद ऐसा लगने लगता है कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या सैचुरेशन सा लगने लगता है, या थोड़ा डाउन सा फील हो जाता है, तो उस कंडीशंस को आपने कैसे ओवरकम किया? सर कंसिस्टेंसी तो मैं बना रखता था, हाँ, जब एग्ज़ाम होता था, जब नहीं आता था रिज़ल्ट तो फिर 1 महीना के लिए मैं घर ही चला जाता था। उसके बाद फिर मैं आता था, क्योंकि सर लॉन्ग ड्यूरेशन, क्योंकि सीएसआईआर ऐसा है कि कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि ये निकल जाएगा इस मंथ में, इस बार हो जाएगा, उस बार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन मैंने सर 2018 में एमएससी पास आउट हुआ था। 2019-20 तो मैं लखनऊ में था। उसके बाद 21-22 में बीएचयू में था। वहीं 23 और 24 माना जाए 2 साल अच्छे से मैं इमोशन बेस जैसे कंडक्ट किया गया है, यही मैं पढ़ा हूँ तब जाकर मेरा हुआ, नहीं तो उधर से तो मैं ऐसे बिना पढ़े दे देता था। तो मुझे लगता था मैं ऐसे हवाबाज़ी कर रहा था मेरा हो जाए बिना कोचिंग के ये वो, लेकिन मुझे नहीं लगा कभी नहीं हो सकता था। इमोशन बैच जब से आया तब मुझे लगा कि हाँ, मैंने बहुत कुछ छोड़ा था, मैं कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो इमोशन बैच इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीएसआईआर जेआरएफ। ओके, तो उसी के साथ साथ मुझे आपसे ये कहना है कि आप जी। ऐसे क्या 3 मूल मंत्र देना चाहोगे जो नए एस्पिरेंट्स इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो उन सभी लोग? सर तीर मूल मंत्र सर सॉरी सर मूल मंत्र मैं यही देना चाहता हूँ सर। मैं अभी मैं आज बता सकता हूँ कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि पूरी प्रिपरेशन भी कर लिए, उसके बाद पीवाईक्यू भी लगा लिए, उसके बाद बोलेंगे कि मैंने मॉक टेस्ट भी दिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जेनुइनली कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक एक भी कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया। मैं ऐसा एक एग्जाम्पल शायद या तो एक्सेप्शन हो जो भी हो मैंने आज तक जी, मॉक टेस्ट नहीं दिए। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे मेरा मॉक टेस्ट में इतना नंबर कम आया, कुछ लोग का ज़्यादा आ गया, कुछ लोग डर जाते हैं मेरा एग्ज़ाम में क्या होगा, ये होगा, वो होगा। तो मैं सर आज एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, मैंने एक भी नहीं दिया, बिना मॉक टेस्ट दिए भी आप क्वालीफाई कर सकते हैं सीएसआईआर जेआरएफ। ओके, तो आप विदाउट तो एनी बस मॉक ओनली मैं टेस्ट। पीवाईक्यू सॉल्व किया और इमोशन ये नहीं सर, ये रियली सर, मैं कभी नहीं दिया हूँ। ओके, तो नहीं, लेकिन देना चाहिए सर। देना चाहिए, उससे गलतियाँ पता चलती है, लेकिन मैंने नहीं दिया था। तो जो भी हो सर, जिसको जैसा अच्छा लगे, मैं तो नहीं दिया, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बाकी अपने हिसाब से अपना तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आपसे और मिलके आप। रेगुलर जी सर। बोलिए, बोलिए।
ये है सर कि गैप नहीं करना चाहिए। अगर एग्जाम मेरा सर पिछली बार भी हो जाता, लेकिन सर हुआ क्या, 1 महीना को एक्सटेंड कर दिया एग्जाम, तो मैं घर चला गया। मुझे लगा पता नहीं कब एग्जाम होगा। पूरी तैयारी हो चुकी थी। जब मैं घर से आया तो उसके बाद बहुत कम समय रहा, उसको 25 दिन हो गया। अब उसके बाद पूरा मैं भूल चुका था। पूरा रिवीजन करने में सर, मतलब फिर एग्जाम में जब बैठा तो ऐसा लग रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कितने 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे, किसी पार्ट में लगा के सही आ रहा हूँ, लग रहा गलत लग गया। मतलब सर जल्दीबाजी में क्या हो गया था पता नहीं। नहीं मेरा पिछली बार होता, इस बार क्या हुआ सर, पहले आईसीआर जेआरएफ हो गया, तो मेरे दोस्त लोग बोले चलो तुम्हारा आईसीआर जेआरएफ हो गया तो तुम्हारा सीएसआईआर भी हो जाएगा। मैं बोला अच्छा, तो ठीक है। क्योंकि मैं फिर सीएसआईआर जब मैं एग्जाम में बैठा तो मुझे ये लग रहा चलो मेरे पास सीएसआईआर आईसीआर जेआरएफ तो ही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं जो होगा देखा, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि मैं हर एक एग्जाम में घबराता था। जब एक ओके ओके। बैठा एकदम फुल माइंड से बैठा तो ये भी हो गया सर। बहुत क्योंकि सर अच्छे से। प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ एग्जाम के टाइम में क्या है वो सर देखा जाता है। क्योंकि सर मैं वही चीज पढ़ता था, हमेशा पढ़ता था, लेकिन उस समय घबराते थे बहुत एग्जाम में, क्योंकि घबराहट सर होती है सभी को, वो तो ह्यूमन नेचर ही है। तो ये एग्जाम निकल गया तो मैं बेफिक्र हो गया, चलो नहीं होगा तो क्या होगा। बस एग्जाम में मैं यही दिमाग लेकर बैठा था, नहीं होगा तो एक मेरे पास है। फुल मार्क्स मैंने दिया, इस बार अच्छा हो गया। अब ओके। दोनों मेरे पास है। तो बहुत अच्छी बातें बताई आपने, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका ओवरऑल। उसी के साथ साथ प्रमोद जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी, थैंक योर नॉलेज, योर स्ट्रगल एंड योर ऑल ओवर एक्सपीरियंस विद अस। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी नए एस्पिरेंट्स आपके इस सेशंस को देखेंगे उनको जो है काफ़ी हद तक हेल्प होगी इस आपके स्ट्रैटेजी से, अप्रोच से। तो थैंक यू वंस अगेन टू शेयरिंग योर ऑल थिंग्स विद अस। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर।